औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है बाकी हिस्से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे। अब जो है इस लेक्चर में हम बाकी जो 3 या 4 रहते हैं वो कवर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला फीचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो हमारे पास है इनकी सिमिलरिटी इन बिहेवियर। इससे पहले कि हम सिमिलरिटी इन बिहेवियर को डिस्कस कर ले, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज हम किसे कहते हैं? एक ऐसा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से जो है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता हो, ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। The series of organic compound in which one member differ from the other member by 1 carbon and 2 hydrogen, such type of series of organic compound is known as homologous series। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहला मेंबर एल्केन का है CH4। एल्केन का दूसरा मेंबर हमारे पास है C2H6। तीसरा मेंबर इसका हमारे पास है C3H8 जिसे हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं। चौथा मेंबर इसका है ब्यूटेन और इसी तरह पांचवा मेंबर इसका है पेंटेन। तो यहां पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो मीथेन और इथेन के बीच कितना डिफरेंस है। मीथेन और इथेन के बीच जो है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसके पास है 1 कार्बन, इसके पास है 2 कार्बन। तो डिफरेंस ऑफ कार्बन देख लेते हैं। इसका है 2, इसका है 1, 2 माइनस 1। तो इन दोनों के दरमियान कार्बन डिफरेंस कितना है? 1। हाइड्रोजन डिफरेंस अभी चेक करते हैं। इसका है 6 और इसका है 4। 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। तो आप खुद यहां देख सकते हो कि इन दो कंपाउंड के बीच डिफरेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का है। इसी तरह आप इथेन और प्रोपेन का देख ली। प्रोपेन का हमारे पास है 3 कार्बन, इथेन का हमारे पास है 2 कार्बन। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन का देख ले। इसका पास है 8 हाइड्रोजन, इसके पास है 6 हाइड्रोजन। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी इथेन और प्रोपेन के बीच जो है 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक मेंबर दूसरे मेंबर से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता हो, ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। चूंकि होमोलोगस सीरीज में जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है कम डिफरेंस पाया जाता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक जैसे होते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। उस होमोलोगस सीरीज के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रखता है। और इसी तरह चूंकि इन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान या मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के दरमियान चूंकि डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन है जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल डिफरेंस है, इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि इनकी बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ बिहेवियर है वो सिमिलर है, क्योंकि इनके बीच जो है डिफरेंस जो है 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का, यानी डिफरेंस इनके बीच काफ़ी ज़्यादा माइनर है ड्यू टू द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट जो फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है। नंबर 6 इज द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। चूंकि ये लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको समझने में। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ये जो है लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इनकी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी में जो है इजाफा कब आता है? जब इनके अंदर एटम्स की तादाद बढ़ जाए। जैसे जैसे इनके अंदर एटम्स की तादाद बढ़ जाएंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और इनकी स्ट्रक्चर की पेचीदगी भी क्या होगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, हमारे पास है पेंटेन। पेंटेन को अगर आप देख ले तो इसका स्ट्रक्चर है CH3 CH2
CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि पेंटेन जो है चूंकि ये लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ रहते हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इनके स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी और भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर इसकी एटम की तादाद बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर पेंटेन है, अगर हम हेप्टेन की बात कर लें, CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो चूंकि एटम्स की तादाद बढ़ गई है, इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनिस्बत भी क्या है, ज़्यादा है। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो इसलिए इनकी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इनके स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाएगी अगर इनमें एटम्स की तादाद मज़ीद बढ़ जाए। तो ये इसकी थी छठा फीचर। अब मूव करते हैं इनके सातवें फीचर के ऊपर। सातवां फीचर इनका है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सातवां फीचर इनका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम देख लें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि इनके एटम्स के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो किस किस्म का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। वो कंपाउंड जिनके एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी इनके एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, यानी ये स्लोली जो है क्या करता है, रिएक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। उसकी रीज़न ये है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है एटम्स के बीच जो है कोवलेंट बॉन्ड रखता है, इसीलिए। तो ये था पूरा जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने जो है पूरा कवर कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो है दो सोर्स है जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है एक सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका दूसरा सोर्स जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं, लिपिड हासिल कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है न्यूक्लिक एसिड हासिल कर सकते हैं, प्रोटीन इनसे हासिल कर सकते हैं। तो ये वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हम जो है क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये मोस्टली 3 स्टेट में पाया जाता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं वो कौन से 3 फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला फॉर्म उसका है कोल, दूसरा उसका है पेट्रोलियम, और तीसरा हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है। तो सवाल ये उठता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में जो है एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के बॉडी के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है,
और उस बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है कि दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को वो जो है सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाता है, और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है हमें क्या मिलता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। फिर प्लांट उसी कार्बोहाइड्रेट को जो है कन्वर्ट करता है लिपिड के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और फिर इसी प्लांट से जो है बाकी जितने भी एनिमल्स है वो इन प्लांट को खा कर इनसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिपिड की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो है प्लांट। प्लांट जो है मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। और प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाता है, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, पानी जो है सॉइल से लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन करवा के कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लाता है। और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने के बाद फिर इसी कार्बोहाइड्रेट को फिर वो मुख्तलिफ और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और जब इसी प्लांट के ऊपर एनिमल्स आकर फीड करता है तो प्लांट के बॉडी से जो है वो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है, और बाकी जितने भी जानदार है वो प्लांट से ही अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर लेते हैं बाय फीडिंग ऑन द प्लांट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है कैसे बन गया, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो एक कैटास्ट्रॉफिक हादसे की वजह से, एक बड़े वाक़ये की वजह से जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो गई। फिर वही डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स वो ज़मीन के अंदर दफन हो गया, और ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी की वजह से उन्हीं प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो गई किस चीज़ के अंदर, जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर, जो आजकल इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल में होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह बनता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो प्लांट और एनिमल्स की डेथ की वजह से, और वो जो है उनकी डेड बॉडी ज़मीन के अंदर दफन हो गई, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उनकी डेड बॉडीज जो है कन्वर्ट हो गया इन तीनों कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, इनके अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इन्हीं से जो है हम आजकल क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। तो ये था आज के टॉपिक जिसमें हमने जो है जो जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ हिस्से रहते थे उनको हमने कवर कर लिया। फिर हमने जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर है, इनकमिंग लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, और कोशिश करेंगे कि इसी एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो है हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लें। अब आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ।